जय हिंद दोस्तों। बढ़ते हैं हम आगे आज की हमारी नेक्स्ट क्लास को लेकर। और आज हमारी जो क्लास है दैट इज 16 नंबर 16 हमारी क्लास हम यहाँ पे स्टडी करने जा रहे हैं, यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं। सो मेरे दोस्त, नंबर 16 में बेसिक क्या है और एडवांस क्या है ये जानते हैं। स्पीकर्स जॉन, माय डियर फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है स्पीकर्स जॉन। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो माय डियर फ्रेंड, आज पढ़ रहे हैं हम लोग आर्टिकल। जो हमारा बेसिक पोर्शन रहेगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल, एंड देन इसका एडवांस क्या है। आर्टिकल के बाद में जो एडवांस लिया है वो क्या लिया है हमने डियर, बेसिक में आ जाएगा आपका आर्टिकल, एडवांस में आ जाएगा का ही तो कमाल है। जैसे मेरी मम्मी के हाथों का ही तो कमाल है, अमिताभ बच्चन की एक्टिंग का ही तो कमाल है, सचिन तेंदुलकर जी की बैटिंग का ही तो कमाल है। तो किसी का कमाल है तो क्या कहलाएगा। अभी हम अंग्रेजी में पढ़ने वाले हैं। क्या किया जा रहा है, क्या खाया जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, क्या लिखा जा रहा है, क्या पढ़ा जा रहा है। तो कोई भी क्या किया जा रहा है, कोई नुकसान नहीं है, ऐसा करने में कोई नुकसान नहीं है, दोबारा पूछने में कोई नुकसान नहीं है, थोड़ा इंतजार करने में कोई नुकसान नहीं है, सावधानी बरतने में कोई नुकसान नहीं है, समझाना ही बेकार है, उसे समझाना ही बेकार है, वो नहीं समझेगा। मरते दम तक, मैं तुम्हें मरते दम तक चाहूंगा, हद से ज्यादा शक के दायरे में खुलकर बोलना, कोई ना कोई आपकी मदद जरूर करेगा। तो ये हमारे 10 एक्सप्रेशंस हैं जो हम पढ़ने जा रहे हैं। एंड देन हमारा जो आज का रूट वर्ड हमने लिया है दैट इज क्रॉस। क्रॉस को लेकर हम बहुत प्यारे प्यारे वर्ड्स बनाने वाले हैं मेरे दोस्त। तो ये हमारी आज की बेसिक प्लस एडवांस प्लस रूट वर्ड क्लास है। अब बढ़ते हैं हम आगे और सबसे पहले पढ़ते हैं बेसिक पोर्शन मींस आर्टिकल पढ़ते हैं, और आर्टिकल के बाद में बढ़ेंगे हम आगे एडवांस लेवल की तरफ। ओके माय डियर फ्रेंड, सो व्हाट इज आर्टिकल। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, व्हाट इज आर्टिकल। आर्टिकल क्या है। क्लियर। ए एन और द को हम आर्टिकल बोलते हैं। क्लियर माय डियर फ्रेंड। सो ए एन द को क्या बोलेंगे हम, आर्टिकल। ठीक है। तो आपके सामने ये जो क्वेश्चन है व्हाट इज आर्टिकल, इसका एक आंसर हमें मिल गया है कि ए एन द को हम आर्टिकल बोलते हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आ रहा है, आर्टिकल 2 प्रकार के होते हैं। ये जो आर्टिकल होंगे ये 2 प्रकार के होंगे। क्लियर हुआ। पहला इंडेफिनेट आर्टिकल। अब इंडेफिनेट आर्टिकल में ए और एन आ जाएगा। दूसरा रहेगा डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल में द आ जाएगा। क्लियर हुआ माय डियर फ्रेंड। तो पहला प्रश्न था आपके सामने, आर्टिकल क्या है, आपने बता दिया ए एन द, ये तीनों क्या हो गए हैं, आर्टिकल। दूसरा क्वेश्चन, आर्टिकल 2 प्रकार के होते हैं। अब उनमें से निकल के आ रहा है पहला इंडेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनेट आर्टिकल में ए एन आ जाएगा। एंड देन नेक्स्ट वन इज दैट डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल में द आ जाएगा। क्लियर। अब देखिएगा डियर, एग्जाम्पल लेंगे, ही इज अ बॉय। तो ये जो ए है ये क्या है आपका इंडेफिनेट आर्टिकल। ही इज एन ऑनेस्ट बॉय, यहां पर ये एन आया, ये क्या है आपका इंडेफिनेट आर्टिकल। द ताजमहल, द ताजमहल, ये देखिएगा ताजमहल के आगे आ गया द, ये हो गया आपका डेफिनेट आर्टिकल। क्लियर हुआ। तो यहां पर इस स्लाइड में हमने देखा कि आर्टिकल क्या है, तो प्रश्न का आंसर आएगा ए एन द को हम आर्टिकल बोलते हैं।
दूसरा क्वेश्चन, आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं? तो सामने आएगा आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। पहला इंडेफिनेट आर्टिकल और दूसरा डेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनेट आर्टिकल में आपका आ जाएगा ए और एन, और डेफिनेट आर्टिकल में आ जाएगा आपका द। अब हम इनको पर्टिकुलर पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इंडेफिनेट आर्टिकल, तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं इंडेफिनेट आर्टिकल, और इंडेफिनेट आर्टिकल में आ जाएंगे आपके ए और एन का प्रयोग। ए एन का प्रयोग अनिश्चित इंडेफिनेट आर्टिकल सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किया जाएगा। तो देखिएगा ए और एन का इस्तेमाल कहां करेंगे? पहली चीज क्या रहेगा? अनिश्चित रहेगा, क्लियर रहेगा, मतलब वो कोई निश्चितता वहां पर नहीं रहेगी, ठीक है। इंडेफिनेट आर्टिकल सिंगुलर काउंटेबल नाउन, मतलब सिंगल रहेगा और काउंटेबल रहेगा, उस नाउन के पहले क्या लगाना है? हमें ए और एन लगाना है। अब यहां पे प्रश्न उठेगा, ए कब लगाएंगे और एन कब लगाएंगे? क्लियर, तो उसे हम नीचे पढ़ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले एन, एन का उपयोग वोवेल साउंड के पहले किया जाता है। दिमाग के अंदर एक पिक्चर रखेंगे कि एन का प्रयोग वोवेल साउंड के पहले किया जाता है। अब वोवेल साउंड क्या होते हैं? आ से लेकर आहा तक जितने भी साउंड आएंगे सारे के सारे साउंड वोवेल साउंड कहलाएंगे। क्लियर मेरे दोस्त? फिर से एन का उपयोग वहां किया जाता है जहां पर वोवेल साउंड आता है। वोवेल साउंड क्या होते हैं? आ से लेकर आहा तक जितने भी साउंड आएंगे सारे के सारे साउंड वोवेल साउंड कहलाएंगे। क्लियर मेरे दोस्त? अब बढ़ते हैं हम आगे और इसके एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज एन इंडियन। अब देखिएगा ये यहां पर आया इंडियन, इंडियन को हिंदी में लिखा आपने ई, तो ये क्या हो गया आपका? वोवेल साउंड, क्योंकि आ से आहा के बीच में क्या आता है? ई। क्लियर हुआ मेरे दोस्त? सेकेंड वन देखेंगे, दिस इज एन अम्ब्रेला। अम्ब्रेला में देखिएगा क्या आया? आ, ठीक है, आ से आहा के बीच में आ रहा है तो क्या लग गया? एन अम्ब्रेला। हमें कुछ नहीं देखना है, हमें हिंदी में लिखे हुए शब्द को देखना है, और वो शब्द अगर आ से आहा के बीच में है तो आंख बंद करके आप एन लगा दीजिएगा। ही इज एन एम्प्लॉय। अब एम्प्लॉय को लिखिएगा, ये आ रहा है आ से आहा के बीच में, क्लियर? आ से आहा के बीच में आ रहा है तो क्या जाएगा? एन एम्प्लॉय। ही इज एन ऑनेस्ट मैन। अब ऑनेस्ट में जैसे लिखेंगे तो ओ आ जाएगा। ही इज एन ऑनेस्ट मैन, वह एक ईमानदार व्यक्ति है। ही इज एन एक्सपर्ट। अब देखिए एक्सपर्ट लिखा तो ए आया, ए आ से आहा के बीच में आ रहा है तो हमने क्या लगा दिया? यहां पर एन लगा दिया। सी इज एन आईएएस ऑफिसर। अब देखिएगा आईएएस में आया आ तो हमने क्या लगा दिया? एन। सी इज एन आईएएस ऑफिसर। सो माय डियर फ्रेंड, ए एन द को समझना बहुत आसान है। उसके लिए सबसे पहले आपके दिल और दिमाग में पिक्चर बना लीजिएगा कि ए एन द को समझना बहुत आसान है। सबसे पहले ए एन द को आर्टिकल, जो चीजें मैं आपसे बात कर रहा हूं इन्हें आप भी रिवाइज करते जाएं। ए एन द को हम आर्टिकल बोलते हैं, ये चीज आप दिमाग में क्लियर कर लीजिएगा। दूसरा, ए और एन इंडेफिनेट आर्टिकल है और द डेफिनेट आर्टिकल है। क्लियर? अब ए एन में से हम सबसे पहले पकड़ते हैं ए को, सॉरी एन को पकड़ते हैं हम, ठीक है। एन को सेंटेंस, एन के सेंटेंसेस बनाते हैं, ठीक है। एन के सेंटेंसेस बनाने से पहले दिमाग के अंदर पिक्चर बनाएंगे कि एन का इस्तेमाल वोवेल साउंड के पहले किया जाता है। अब वोवेल साउंड क्या होते हैं? आ से लेकर आ तक जितने भी वर्ड आएंगे सारे के सारे, जितने भी अल्फाबेट्स आएंगे, लेटर्स आएंगे, सारे के सारे क्या कहलाएंगे? सो माय डियर फ्रेंड, आ से लेकर आ तक जितने भी साउंड आएंगे सारे के सारे साउंड वोवेल साउंड कहलाएंगे। क्लियर हुआ? अब बढ़ते हैं हम आगे। He is an SDO। अब देखिएगा SDO में क्या आया? एस, तो ये क्या आ रहा है? वोवेल साउंड।
इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया, एन। मिस्टर राहुल इज एन इंजीनियर। अब देखिएगा इंजीनियर, ए आया तो ये आपका वोवेल साउंड आएगा, इसलिए हमने यहाँ पे क्या ऐड कर दिया, एन। ही इज एन ऑनर ऑफ दिस कंट्री। ऑनर मीन्स सम्मान्य, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एन ऐड कर दिया है। इंग्लिश इज एन इजी लैंग्वेज। इजी, ई आया, ये वोवेल साउंड कहलाता है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या ऐड किया है, एन। ही इज एन ओल्ड मैन। ओल्ड में ओ आया, ये क्या हो गया आपका वोवेल साउंड, इसलिए हमने यहाँ पे क्या है, एन ऐड कर दिया। क्लियर? तो मेरे दोस्त हमें सिर्फ इतना देखना है कि आ से आहा के बीच में आने वाले जितने भी लेटर्स आएंगे सभी में क्या लगेगा मेरे दोस्त, एन। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। इंडेफिनेट आर्टिकल ए, इससे पहले हमने पढ़ा इंडेफिनेट आर्टिकल एन, अब पढ़ रहे हैं हम इंडेफिनेट आर्टिकल ए। सो ए का उपयोग कॉन्सोनेंट साउंड के पहले किया जाता है। क्लियर? देखिएगा, एन का उपयोग वोवेल साउंड के पहले किया जाएगा और ए का उपयोग कॉन्सोनेंट साउंड के पहले किया जाएगा। अब कॉन्सोनेंट साउंड क्या होते हैं, का से लेकर ज्ञानी तक जितने भी लेटर आएंगे उन सब में हमें क्या लगाना है, ए लगाना है। क्लियर हुआ? अब हमें सिर्फ शब्द में ये देखना है कि इसमें कौन सा लेटर आ रहा है, का से ज्ञानी के बीच में है तो आंख बंद करके हम ए लगाएंगे। जैसे कि अभी हमने देखा था कि आ से लेकर आहा के बीच में अगर कोई साउंड आ रहा है तो हमने वहां पे क्या लगा दिया था मेरे दोस्त, एन लगा दिया था। अभी हमें बस इतना देखना है कि का से ज्ञानी के बीच में है तो ए लगा देना है। ठीक है? एग्जाम्पल, इट इज अ बुक। ये देखिएगा वी आया तो ये आपका क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड। क्लियर? तो इसमें क्या लग गया, ए। दिस इज अ पेन, पेन पी, पा रहा है, ये क्या है आपका कॉन्सोनेंट साउंड, तो इसमें हमने क्या लगा दिया, ए। ही इज अ वी ए, वी ए। अब देखिएगा वी आ रहा है। क्लियर? तो ये क्या आपका कॉन्सोनेंट साउंड, तो यहां पे हमने क्या ऐड किया है, ए। क्लियर? तो हमें सिर्फ इतना देखना है कि वोवेल साउंड है तो एन लगाना है, कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए लगाना है। राहुल इज अ पीओ। अब देखिएगा पी आ रहा है तो ये आपका कॉन्सोनेंट साउंड हुआ, तो यहां पर हमने क्या ऐड किया है, ए। तनु इज अ डीएम, डीएम में डी आया, ये भी आपका कॉन्सोनेंट साउंड रहेगा, तो यहां पे हमने ए लगाया है। ही लिव्स इन अ होटल, होटल में देखिएगा आया, ये भी कॉन्सोनेंट साउंड है, तो हमने यहां पे क्या लगाया, ए। इट इज अ 1 रुपीज नोट, ये 1 रुपए का नोट है तो 1 आया, ये भी कॉन्सोनेंट साउंड है तो क्या लगेगा, ए। ही इज अ हिंदू, हिंदू में हाय आया, क्या लगेगा, ए लगेगा। दिस इज अ हॉर्स, हा आया तो क्या लग जाएगा यहाँ पे, ए। ही इज अ हिटलर, हिटलर में हा आया तो क्या लगेगा, ए। क्लियर? सो मेरे दोस्त हमें सिर्फ इतना देखना है कि आ से आहा के बीच में क्या लगेगा, एल लगेगा, और का से ज्ञानी के बीच में ए लगेगा। बस इतना सा फॉर्मूला हमें अंडरस्टैंड करना है। सीधा सीधा हिंदी में जो भी आपने लिखा, जैसे सिंगर, क्या लिखा आपने, सिंगर, तो देखेंगे आप सिंगर। ठीक है? अब सिंगर जैसे ही आपने लिखा तो देखिएगा ये किसके बीच में आ रहा है, आ से आ के बीच में, या का से, यहां पे आएगा इसके बीच में, तो यहां पे लग जाएगा ए। क्लियर हुआ डियर? तो हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है कि आ से आहा के बीच में एन, का से ज्ञानी के बीच में ए लगेगा। दैट्स फिनिश। अब बढ़ते हैं मेरे दोस्त हम डेफिनेट आर्टिकल के तरफ। आपका जो डेफिनेट आर्टिकल है वो है आपका द। क्लियर हुआ मेरे दोस्त? सामान्यतः द का उपयोग किसी ऐसे व्यक्ति, स्थान
या वस्तु के साथ में होता है जिसके बारे में हमें पहले ही जानकारी होती है, वहां पर निश्चितात्मक दर्शक डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिएगा, सामान्यतः द का इस्तेमाल किसी ऐसे व्यक्ति, स्थान या वस्तु के साथ में होता है, किसी ऐसे व्यक्ति, वस्तु या स्थान के साथ में होता है जिसके बारे में हमें पहले से ही जानकारी होती है, वहां पर हम डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर माय डियर फ्रेंड। अब मैंने द को बहुत ही प्यारे तरीके से एक वेरिएशन के साथ में आपके सामने रखा है, तो बढ़ते हैं हम आगे और द के एग्जाम्पल्स को पढ़ते हैं। द विकसित देशों के नाम के आगे द लगता है। यहां पर हमें एक चीज देखना है कि जिस देश के आगे द लगा है वो डेवलप्ड है या डेवलपिंग है। क्लियर। तो विकसित देश, वो देश जो ऑलरेडी विकसित हो चुके हैं, उन सभी देशों के नाम के आगे द लगेगा। जो देश विकसित हो रहे हैं उनके आगे द नहीं लगेगा, उनके आगे इंडेफिनेट आर्टिकल लगेगा। डेफिनेट आर्टिकल द सिर्फ उन देशों के आगे लगेगा जो देश ऑलरेडी डेवलप्ड हैं। तो हमें दिमाग के अंदर पिक्चर बनाना है। द विकसित देशों के नाम के आगे द लगता है वो देश जो ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुके हैं, उन सभी देशों के नाम के आगे द लगता है। द अमेरिका, ये ऑलरेडी डेवलप्ड है, विकसित है, तो हमने क्या बोला? द अमेरिका। द चाइना, ये ऑलरेडी डेवलप्ड है, विकसित है, इसलिए हमने क्या बोला? द यूरोप, यूरोप ऑलरेडी विकसित है, डेवलप्ड है, इसलिए हमने क्या लगाया? द रसिया, रसिया ऑलरेडी डेवलप्ड है। सो माय डियर फ्रेंड, वो देश जो ऑलरेडी डेवलप्ड हैं, डेवलपिंग नहीं है, उन सभी देशों के आगे लगेगा द अमेरिका, द चाइना, द यूरोप, द रसिया। क्लियर हुआ मेरे दोस्त? द महाद्वीपों के नाम के आगे द लगता है। अब जितने भी महाद्वीप हैं, पहली चीज विकसित देश, दूसरी चीज महाद्वीपों के नाम के आगे द लगता है। द एशिया, द अफ्रीका, द यूरोप, द ऑस्ट्रेलिया। तो जो महाद्वीप हैं उनके नाम के आगे क्या लगेगा मेरे दोस्त? द। पहली चीज हमने पढ़ा, विकसित देशों के नाम के आगे द लगता है, दूसरा महाद्वीपों के नाम के आगे द लगता है। महा द लगेगा, महासागरों के नाम के आगे द लगता है। तो जो महासागर हैं उनके नाम के आगे क्या लगेगा? द। क्लियर हुआ मेरे दोस्त? द अटलांटिक ओशन, द इंडियन ओशन, द आर्कटिक ओशन। क्लियर हुआ माय डियर फ्रेंड? तो यहां पर हमें किस चीज पर फोकस करना है? महासागरों के नाम के आगे द लगता है। क्लियर? पहले हमने पढ़ा है विकसित देशों के नाम के आगे द लगेगा, महाद्वीपों के नाम के आगे द लगेगा, और महासागरों के नाम के आगे द लगेगा। बढ़ते हैं मेरे दोस्त आगे। 7 अजूबों के नाम के आगे द लगता है। जो दुनिया में है वो 7 अजूबे हैं, और 7 अजूबों के नाम के आगे द लगेगा। क्लियर हुआ? तो जब भी अजूबों की बात होती है, आंख बंद करके आप द लगाइएगा, कभी भी गलत नहीं होगा। द ताजमहल, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, द मिचू पिचू। क्लियर? ETC। तो जितने भी अजूबे हैं दुनिया में, जो 7 अजूबे हैं, 7 अजूबों के नाम के आगे क्या लगेगा? द। क्लियर हुआ माय डियर फ्रेंड? ओके, तो बढ़ते हैं हम आगे। दिशाओं के नाम के आगे द लगता है।
क्लियर? जो दिशाएं हैं उन दिशाओं के नाम के आगे द लगता है। द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ। तो जो चारों दिशाएं हैं इन दिशाओं के नाम के आगे क्या लगेगा मेरे दोस्त? द लगेगा। महापुरुषों के नाम के आगे द लगता है। क्लियर? तो जो महापुरुष हैं जिन्हें हम महापुरुष बोलते हैं उन महापुरुषों के नाम के आगे द लगता है। क्लियर मेरे दोस्त? द महात्मा गांधी, द विवेकानंद, द आर्यभट्ट, द चंद्रशेखर आजाद। तो जो हमारे महापुरुष हैं जिन्होंने हमें आजादी दिलाई, जिन्होंने अपने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए हैं, उन सभी महापुरुषों के नाम के आगे क्या लगेगा मेरे दोस्त? द लगेगा। क्लियर हुआ? सो महापुरुषों के नाम के आगे द लगेगा। क्लियर? एक बार थोड़ा सा बैकअप लेते हैं। विकसित देशों के नाम के आगे द लगेगा। महाद्वीपों के नाम के आगे द लगेगा। महासागरों के नाम के आगे द लगेगा। महापुरुषों के नाम के आगे द लगेगा। 7 अजूबों के नाम के आगे द लगेगा और महापुरुषों के नाम के आगे द लगेगा। सो मेरे दोस्त बढ़ते हैं हम आगे। मशहूर इमारतों के नाम के आगे द लगेगा। वो इमारत जो इमारत मशहूर है, किसी भी कारण से कोई बिल्डिंग अगर मशहूर होती है तो उसके आगे द लगेगा। जैसे कि द बुर्ज खलीफा। सुना है कि बुर्ज खलीफा की पेंटिंग नीचे से स्टार्ट होती है, ऊपर पहुंचते हैं इतने में पूरा 1 साल हो जाता है, फिर नीचे से उसकी पेंटिंग स्टार्ट हो जाती है। सो द बुर्ज खलीफा, द कुतुब मीनार, द रेड फोर्ट। क्लियर? तो जो मशहूर इमारत हैं, जो फेमस हैं, जिन्हें देखने के लिए रोज लाखों की संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ती है, तो इस तरह की इमारतों के आगे भी क्या लगेगा मेरे दोस्त? द लगेगा। ग्रहों के नाम के आगे द लगता है। जो ग्रह हैं उन ग्रहों के नाम के आगे द लगता है। द सन, द मार्स, द अर्थ। क्लियर डियर? तो जो ग्रह हैं उन ग्रहों के नाम के आगे क्या लगेगा? द लगेगा मेरे दोस्त। धर्म ग्रंथों के नाम के आगे भी द लगेगा। द गीता, द कुरान, द बाइबल। क्लियर माय डियर फ्रेंड? सो जो धर्म ग्रंथ हैं उन सभी धर्म ग्रंथों के नाम के आगे द लगता है। धर्मों के नाम के आगे भी द लगेगा। तो जो धर्म ग्रंथ हैं उनके आगे भी द लगेगा और जो धर्म हैं हमारे उन धर्मों के नाम के आगे भी द लगेगा। द हिंदू, द मुस्लिम, द सिख। क्लियर माय डियर फ्रेंड? तो जो धर्म है उन सभी धर्मों के नाम के आगे द लगेगा। नदियों के नाम के आगे द लगता है। द गंगा, द यमुना, द नर्मदा। तो जो नदियां हैं उन सभी नदियों के नाम के आगे द लगता है। पहाड़ों के नाम के आगे द लगता है। द हिमालय, द अल्प्स, द ईस्टर्न घाट्स। तो जो पहाड़ हैं उन पहाड़ों के नाम के आगे क्या लगेगा मेरे दोस्त? द लगेगा। आप सभी लोग एक लिस्ट बनाते जाएंगे। महापुरुषों के नाम के आगे द लगता है, पहाड़ों के नाम के आगे द लगता है, नदियों के नाम के आगे द लगता है, विकसित देशों के नाम के आगे द लगेगा, महाद्वीपों के नाम के आगे द लगेगा, धर्म ग्रंथों के नाम के आगे द लगेगा, धर्मों के नाम के आगे द लगेगा, पहाड़ों के नाम के आगे द लगेगा, 7 अजूबों के नाम के आगे द लगेगा, महापुरुषों के नाम के आगे द लगेगा और मशहूर इमारतों के नाम के आगे द लगेगा। तो इस तरह से एक एक लाइन में आप नोट्स बनाते जाएं, एक एक लाइन में, जिससे कि आपको रिमेंबर करने में बहुत अच्छे तरीके से याद रहे। द जब कॉन्सोनेंट साउंड के पहले द आता है तो
इसका उच्चारण द किया जाता है, लेकिन द वो द बॉल ऑफ एग्जाम्पल है द बॉल ऑफ चाइना, क्या बोलेंगे हम यहां पर, द बॉल ऑफ चाइना। तो ये डब्ल्यू क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड। दी कब बोला जाएगा, जब वोवेल साउंड के पहले द आता है तो इसका उच्चारण दी किया जाता है, जो वोवेल साउंड होंगे। एग्जाम्पल द है ना, तो यहाँ पर दी एंशिएंट इंडियन, दी एंशिएंट इंडियन। अब ये इसको जैसे लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा वोवेल साउंड। क्लियर हुआ, तो यहाँ पे क्या बोला हमने, दी बोला। क्लियर, बस इतना ध्यान देना है कि वोवेल साउंड है तो दी बोलेंगे और कॉन्सोनेंट साउंड है तो द बोलेंगे। क्लियर मेरे दोस्त, एक बार फिर से बैकअप लेते हैं पूरा आर्टिकल का और पढ़ते हैं हम आगे। माय डियर फ्रेंड, आर्टिकल क्या होते हैं, ए एंड द। आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, पहला इंडेफिनेट आर्टिकल, दूसरा डेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन का प्रयोग अनिश्चित इंडेफिनेट आर्टिकल सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किया जाएगा। बस इतना ध्यान देना है, आ से आहा के बीच में जितने भी साउंड आएंगे सारे वोवेल साउंड कहलाएंगे और इनका इस्तेमाल करने के लिए हमें एन का इस्तेमाल करना है। क्लियर डियर, एग्जाम्पल दिए हैं यहां पर। ए का उपयोग कॉन्सोनेंट साउंड के पहले किया जाता है, का से लेकर ज्ञानी तक जितने भी साउंड हैं सारे कहलाएंगे आपके कॉन्सोनेंट साउंड और उनमें हमें ए और ए का इस्तेमाल करना है। डेफिनेट आर्टिकल द, क्लियर, किसी ऐसे व्यक्ति स्थान या वस्तु के साथ में किया जाता है जिसके बारे में हमें पहले से ही जानकारी होती है। क्लियर, याद रखना, विकसित देश याद रखना है, मशहूर महाद्वीप के नाम याद रखना है, महासागरों के नाम के आगे द लगेगा, अजूबों के नाम के आगे द लगेगा, दिशाओं के नाम के आगे द लगेगा, महापुरुषों के नाम के आगे द लगेगा, मशहूर इमारतों के नाम के आगे द लगेगा, ग्रहों के नाम के आगे द लगेगा, धर्म ग्रंथों के नाम के आगे द लगेगा, धर्मों के नाम के आगे द लगेगा, नदियों के नाम के आगे द लगेगा, पहाड़ों के नाम के आगे द लगेगा। क्लियर डियर, अब द कब बोलना है, दे कब बोलना है। द उस समय बोलना है जिस समय कॉन्सोनेंट साउंड हो तो आप द बोलेंगे, दी उस वक्त बोलना है जो वोवेल साउंड है तो वहां पे हमें दी बोलना है। माय डियर फ्रेंड, ये होती है हमारी बेसिक क्लास ओवर। अब बढ़ते हैं हम एडवांस की तरफ। इट इज अ मैजिक ऑफ, का ही तो कमाल है। इट इज अ मैजिक ऑफ मीन्स का ही तो कमाल है। मेरी मम्मी का ही तो कमाल है, मेरे पापा ही का तो कमाल है, मेरे भाई का ही तो कमाल है, तुम्हारी आवाज का ही तो कमाल है, तुम्हारे टैलेंट का ही तो कमाल है, तुम्हारी एबिलिटी का ही तो किसी भी चीज का कमाल है वहां पर हम बोलेंगे इट इज अ मैजिक ऑफ। क्लियर, इट इज अ मैजिक ऑफ माई मॉम, मेरी मम्मा का ही तो कमाल है। इट इज अ मैजिक ऑफ माई फादर, मेरे पापा ही का तो कमाल है। इट इज अ मैजिक ऑफ माई ब्रदर, मेरे भाई का ही तो कमाल है। इट इज अ मैजिक ऑफ योर ब्यूटी, आपकी सुंदरता ही का तो कमाल है। इट इज अ मैजिक ऑफ योर टैलेंट, आपके टैलेंट का ही तो कमाल है। सो इट इज अ मैजिक ऑफ मीन्स का ही तो कमाल है। वॉट वॉज बीइंग, क्या किया जा रहा है। यहां पर माय डियर फ्रेंड था आएगा, वॉज है यहां पर इसलिए यहां पे था आएगा। वॉट वॉज बीइंग, क्या किया जा रहा था। वॉट वॉज बीइंग ईटन, क्या खाया जा रहा था। वॉट वॉज बीइंग, क्या खेला जा रहा था।
What was being written, क्या लिखा जा रहा था. What was being seen, क्या देखा जा रहा था. What was being sent, क्या भेजा जा रहा था. What was being bought, क्या खरीदा जा रहा था. So what was being, क्या किया जा रहा था. Laugh as much as you want, जितना चाहो उतना हंस लो. क्लियर. लाफ एज मच एज यू वांट का मतलब होता है जितना चाहो उतना हंस लो, जितना चाहो उतना खेलो. सो प्ले एज मच एज यू वांट. क्लियर. जितना चाहो उतना बोलो. स्पीक एज मच एज यू वांट, जितना चाहो उतना ले लो. टेक एज मच एज यू वांट. क्लियर यार. जितना चाहो उतना सोचो. थिंक एज मच एज यू वांट. कुछ कंपनीज होते हैं वो अपने एम्प्लॉयज से बोलती हैं जितना चाहो उतना कमाओ, तो कमाने को बोलते हैं अर्न. तो सेंटेंस बनेगा अर्न एज मच एज यू वांट, जितना चाहो उतना कमाओ. देयर इज नो हार्म इन, कोई नुकसान नहीं है. पूछने में कोई नुकसान नहीं है. जाने में कोई नुकसान नहीं है. बात करने में कोई नुकसान नहीं है. फिर से कोशिश करने में कोई नुकसान नहीं है. उसे बता देने में कोई नुकसान नहीं है. यहाँ से जाने में कोई नुकसान नहीं है. यहाँ पर रुकने में कोई नुकसान नहीं है. फिर से कोशिश करने में कोई नुकसान नहीं है. सो मेरे दोस्त, जब हमें यह बोलना है कि कोई नुकसान नहीं है तो वहां पर बोलेंगे हम देयर इज नो हार्म इन. क्लियर. सेंटेंस बनेगा देयर इज नो हार्म इन आस्किंग अगेन. फिर से पूछने में कोई नुकसान नहीं है. खेलने में कोई नुकसान नहीं है. देयर इज नो हार्म इन प्लेइंग. खेलने में कोई नुकसान नहीं है. पढ़ने में कोई नुकसान नहीं है. देयर इज नो हार्म इन रीडिंग. पढ़ने में कोई नुकसान नहीं है. यहां से जाने में कोई नुकसान नहीं है. देयर इज नो हार्म इन गोइंग फ्रॉम हियर. यहां से जाने में कोई नुकसान नहीं है. क्लियर डियर. सो देयर इज नो हार्म इन का मतलब होता है कोई नुकसान नहीं है. यूजलेस टू मेक अंडरस्टैंड, समझाना ही बेकार है. उसे समझाना ही बेकार है. उससे बात करना ही बेकार है. उसे बुलाना ही बेकार है. उसके घर जाना ही बेकार है. उससे बात करना ही बेकार है. उससे रिश्ते रखना ही बेकार है. तो कोई सी भी चीज ये काम करना ही बेकार है तो क्या कहलाएगा. यूजलेस टू मेक अंडरस्टैंड. क्लियर. इट इज यूजलेस टू मेक यू अंडरस्टैंड. तुम्हें समझाना ही बेकार है. क्लियर डियर. अब हम बात करेंगे तुम्हें इनवाइट करना ही बेकार है तो क्या बोलेंगे हम. इट इज यूजलेस टू इनवाइट यू. तुम्हें इनवाइट करना ही बेकार है. क्लियर डियर. ओके. सो इट इज यूजलेस टू मेक यू अंडरस्टैंड. तुम्हें समझाना ही बेकार है. अंटिल आई डाई, मरते दम तक. अंटिल आई डाई का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त. मरते दम तक. मैं मरते दम तक सफलता हासिल करने की कोशिश करूंगा. मैं मरते दम तक इस काम को करूंगा. मैं मरते दम तक तुम्हारा साथ निभाऊंगा. क्लियर डियर. सो अंटिल आई डाई का मतलब होता है मरते दम तक. आई विल ट्राई, मैं कोशिश करूंगा. वाई अंटिल आई डाई, मैं मरते दम तक कोशिश करूंगा. सो अंटिल आई डाई मीन्स मरते दम तक. मोर देन इनफ, हद से ज्यादा. मोर देन इनफ का मतलब क्या होता है. हद से ज्यादा. वो तुम्हें हद से ज्यादा प्यार करता है. वो तुम्हारी हद से ज्यादा केयर करता है. वो तुम्हारी हद से ज्यादा सपोर्ट करता है. वो तुम्हारी हद से ज्यादा मदद करता है. तो माय डियर फ्रेंड, हद से ज्यादा को क्या बोलेंगे हम. मोर देन इनफ, हद से ज्यादा. ही यूज्ड टू लव हर
वह उसे प्यार किया करता था, मोर देन इनफ, हद से ज्यादा। क्लियर, वह उसकी हद से ज्यादा केयर किया करता था, ही यूज टू केयर हर मोर देन इनफ, वह उसकी हद से ज्यादा केयर किया करता था, वह उसकी हद से ज्यादा मदद किया करता था, ही यूज टू हेल्प हर मोर देन इनफ, वह उसकी हद से ज्यादा मदद किया करता था, ही यूज टू सजेस्ट हर मोर देन इनफ, वह उसे हद से ज्यादा सलाह दिया करता था। सो मोर देन इनफ का मतलब होता है मेरे दोस्त हद से ज्यादा। अंडर अ क्लाउड, शक के दायरे में, तुम शक के दायरे में हो, वह शक के दायरे में है, वे शक के दायरे में हैं, हम शक के दायरे में हैं, मेरा दोस्त शक के दायरे में है। तो शक के दायरे में कहलाएगा अंडर अ क्लाउड। यू आर अंडर अ क्लाउड, तुम शक के दायरे में हो, वह शक के दायरे में है, तो वह क्या बोलेंगे हम, ही, अभी के साथ लगेगा इज, ही इज अंडर अ क्लाउड, वह शक के दायरे में है। किसी लड़की का बोलेंगे शी इज अंडर अ क्लाउड, वह शक के दायरे में है, मेरा दोस्त शक के दायरे में है, माई फ्रेंड इज अंडर अ क्राउड, बे शक के दायरे में है। अब बे को बोलेंगे हम दे, और दे के साथ लगेगा आर, दे आर अंडर अ क्लाउड, बे शक के दायरे में। अब हमें बोलना वह शक के दायरे में था, तो था में क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, वॉज आ जाएगा। बोलिएगा he was under a cloud, वह शक के दायरे में था, वह लड़की शक के दायरे में थी, she was under a cloud, वह शक के दायरे में थी, मेरा दोस्त शक के दायरे में था, my friend was under a cloud, so under a cloud means शक के दायरे में। frankly speaking, खुलकर बोलना, frankly speaking का मतलब होता है खुलकर बोलना है। देखो भाई, जो बात है उस बात को खुलकर बोलो, खुलकर बोलने में कोई नुकसान नहीं है, खुलकर अगर हम बोलते हैं तो बात बिल्कुल क्लियर होती है। क्लियर, तो किसी भी चीज को खुलकर बोलना अंग्रेजी में कहलाएगा फ्रैंकली स्पीकिंग। क्लियर डियर, फ्रैंकली स्पीकिंग, आई डोंट लाइक रिया एट ऑल, मैं खुलकर बोलता हूं, मैं रिया को पसंद बिल्कुल भी नहीं करता हूं। क्लियर, फ्रैंकली स्पीकिंग, आई डोंट वांट टू गो देयर, मैं खुलकर बोलता हूं, मैं वहां नहीं जाना चाहता। क्लियर, मैं खुलकर बोलता हूं, तुम्हें दोबारा कॉल नहीं करना चाहता, तो क्या बोलूंगा मैं, frankly speaking, I don't want to call you again, मैं खुलकर बोलता हूं, मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलना चाहता, frankly speaking, I don't want to play with you, मैं खुलकर बोलता हूं कि मैं तुम्हारे साथ बिजनेस नहीं करना चाहता, frankly speaking, I don't want to do a business with you, with you आ जाएगा लास्ट में। So my dear friend, frankly speaking का मतलब होता है खुलकर बोलना। someone or the other, कोई ना कोई तुम्हारी मदद जरूर करेगा, कोई ना कोई तुम्हें कॉल जरूर करेगा, कोई ना कोई तुम्हें वहां जरूर मिलेगा, कोई ना कोई है जो तुम्हारे बारे में सोचता है, कोई ना कोई है जो तुम्हारी मदद करता है, कोई ना कोई है जो तुम्हें सपोर्ट करता है। तो माय डियर फ्रेंड, कोई ना कोई। क्लियर, समवन और द अदर, कोई ना कोई, समवन और द अदर विल डेफिनेटली हेल्प यू, कोई ना कोई तुम्हारी मदद जरूर करेगा। सो माय डियर फ्रेंड, समवन और द अदर का मतलब होता है कोई ना कोई।
एंड माय डियर फ्रेंड, बढ़ते हैं आज के रूट वर्ड की तरफ। और आज का जो हमारा रूट वर्ड है वो है क्रॉस। और क्रॉस का मतलब होता है पार करना, रोड को पार करना, नदी को पार करना, हर्डल्स को पार करना, किसी भी चीज को पार करना तो क्या कहलाएगा? क्रॉस। लिमिट पार मत करो, है ना, तो क्या बोलेंगे? क्रॉस। ठीक है डियर, तो क्रॉस मतलब पार करना। क्रॉस लाइन, ओत प्रोत हो जाना, किसी भी चीज में बिल्कुल खो जाना। क्रॉस चेक, दोबारा जांचना, जैसे किसी कॉपी में अगर मिस्टेक होती है तो उस मिस्टेक को फिर से जांचने के लिए क्या बोलेंगे हम? क्रॉस चेक। क्रॉस पाथ, रास्ते में टकराना, रास्ते में कुछ लोग हमें मिल जाते हैं, हम उनसे टकरा जाते हैं तो क्या कहलाएगा डियर? क्रॉस पाथ मींस रास्ते में टकराना। क्रॉस माइंड, विचार आना, दिमाग में कोई विचार आ जाना, कुछ और सोच रहे हैं लेकिन अचानक कोई दूसरा विचार आ जाए तो वो क्या कहलाएगा? क्रॉस माइंड। क्रॉस ऑफ, से काट देना, किसी भी चीज से काट देना, किसी भी चीज को तो क्या कहलाएगा? क्रॉस ऑफ, से काट देना। क्रॉस आइड, भेंगा, है ना, मतलब थोड़ा लोग उल्टा देखते हैं तो वो क्या कहलाएगा? क्रॉस आइड कहलाएगा। क्लियर माय डियर फ्रेंड? तो ये हमारी आज की क्लास होती है ओवर, और मिलते हैं कल हमारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।